हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है अशोक बराल द कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, आप इस चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने साथियों से, अपने फैमिली से, मेंबर्स के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें प्रोत्साहित करते रहिए। तो दोस्तों, हमने पिछले चैप्टर में सर्चिंग के बारे में पढ़ा था। कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 6 को हमने कंप्लीट किया था और हम कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 7 को हम यहाँ शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है डाटा को समझना। चैप्टर नंबर 7, अब अंडरस्टैंडिंग द डाटा। डाटा को समझना कि होता क्या है डाटा, डाटा कितने प्रकार का होता है, डाटा को संग्रह कैसे किया जाता है, डाटा की प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, डाटा को प्रकार को संरचित डाटा और असंरचित डाटा क्या होता है, उसके साथ भी हम ये पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, मीन क्या होता है, मोड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। साथ में हम देखने वाले हैं रेंज किसे कहते हैं और हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। दोस्तों, ये सबसे छोटा चैप्टर है और आसान चैप्टर है। इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा ये ध्यान देना है कि इसमें जो बताया गया है उसको समझने की कोशिश करें। डाटा किसे कहते हैं और डाटा क्या होता है। तो दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं कि डाटा क्या होता है। शुरुआत से यहीं से देखते हैं कि सर्वप्रथम बात करें डाटा। डाटा है क्या? तो डाटा एक का अर्थ कच्चे आंकड़े और संख्याओं से लगाया जाता है। एक्चुअली हम डाटा के बारे में कह सकते हैं कि डाटा क्या है? कच्चे आंकड़े और संख्याएं हैं जिनका उपयोग अर्थपूर्ण सूचना बनाने के लिए किया जाता है। जिनका उपयोग क्या किया जाता है? अर्थपूर्ण सूचना बनाने के लिए किया जाता है। चलो, व्हाट इज द मीन ऑफ द डाटा? तो हम कह सकते हैं कि डाटा क्या है? तो डाटा कच्चे आंकड़े हैं, कच्चा ज्ञान है, थोड़ा ज्ञान है जिससे हम प्रोसेसिंग करेंगे तो पूरा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जैसे दोस्तों, मैं कहूं कि मुझे जयपुर के बारे में मुझे किसने बताया कि मेरा दोस्त केवल जयपुर में रहता है, लेकिन जयपुर में कहां रहता है ये नहीं बताया। तो मैं गया और वहां पे उस मेरे पास कच्चा आंकड़ा था कि जयपुर में रहता है, लेकिन हम चाहते हैं उसको प्रोसेसिंग करना। मैं गया हर एक गली में उसको ढूंढा, पता लगाया, तो फाइनली मैं जब उसके घर पहुंच गया तो फाइनल में मुझे एक प्रकार अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त हो चुकी थी, उसका पूरा एड्रेस प्राप्त हो चुका था। तो वो एक सूचना है, लेकिन जब मुझे ये पता लगा कि वो जयपुर में रहता है तो वो एक डाटा है। तो क्या किया जा सकता है? कच्चे आंकड़े और संख्याओं को अपन क्या कहते हैं? डाटा, जिनका काम क्या है? किसी सूचना को प्राप्त करना। आगे देखते हैं, यह अक्षरों, संख्याओं एवं विशेष प्रतीक चिन्हों का एक संग्रह है। हाँ दोस्तों, डाटा है क्या? डाटा में या तो कैरेक्टर्स आएंगे, स्ट्रिंग आएगी, अपने पास नंबर्स आएंगे, संख्याएं आएगी, या फिर क्या आएगी? स्पेशल सिंबल्स, जिसको अपन प्रतीक चिन्ह बोलते हैं। इन्हीं को कहते हैं अपन डाटा, जो वेरिएबल की वैल्यूज का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे मान लो कि मैंने वेरिएबल ए लिया और इसमें 10 दिया, तो ये 10 जो है वो एक प्रकार से डाटा है, और यहाँ डाटा जो है वो संख्यात्मक डाटा है। अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल किसी का नाम लेता हूं तो स्ट्रिंग आएगा, कोई करेक्टर लेता हूं तो करेक्टर आएगा, फ्लोटिंग पॉइंट आएगी तो फ्लोटिंग पॉइंट आएगा। तो मेन डाटा क्या है? एक संग्रह है वैल्यूज का, जो हमें प्रतिनिधित्व करता है किसकी? वेरिएबल की वैल्यूज के बारे में प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, अब वो कहते हैं कि डेटा है क्या? तो डेटा डेटम शब्द का बहुवचन है। क्या है? बहुवचन। तो उसका एक वचन क्या है? डाटा का एक वचन है डेटम शब्द। एक वचन और बहुवचन आपने हिंदी में पढ़ रखे होंगे, तो वही यहाँ पे है कि डेटा जो शब्द है वो डेटम शब्द का बहुवचन है। कंप्यूटर सिस्टम में रो फैक्ट एंड फिगर्स को डाटा कहा जाता है तथा जिनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता और परंतु अर्थ और सूचना बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाटा? हमने अभी बताया कि रो फैक्ट एंड फिगर्स, कच्चा माल और आंकड़े हमारे लिए डाटा है, जिनका खुद का कोई मोल नहीं है, जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एक अर्थपूर्ण या इंफॉर्मेशन या सूचना प्राप्त करने के लिए वो आवश्यक तत्व या आवश्यक चीजें होती है, वो होती है डाटा। जैसे हम कह सकते हैं किसी का नाम एक डाटा है, उसकी फोन नंबर एक डाटा है, वो रहता कहाँ है वो डाटा है, एड्रेस कह सकते हैं, वो फोन नंबर है उसके, वो डाटा है। तो उसके कौन कौन फैमिली मेंबर है वो भी एक प्रकार से डाटा है। तो स्टूडेंट के बारे में कहे तो स्टूडेंट के ऐसा नंबर, एक रोल नंबर होता है प्राइमरी की के हिसाब से, वो एक डाटा है। उसके बाद में क्लास कौन सी है, उसका नाम क्या है, उसके फादर नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, ये सारे प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से डेटा है। तो डेटा हमने समझा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा। डेटा को हम रो फैक्ट और फिगर्स कह सकते हैं, कच्चे आंकड़े और नंबर्स। ठीक है, हम बताएंगे कि डाटा कितने प्रकार के होते हैं। अगला टॉपिक ये है कि डाटा के प्रकार। डाटा के प्रकार, तो हम कह सकते हैं दोस्तों, डाटा जो होता है वो दो प्रकार का होता है।
एक होता है स्ट्रक्चर डाटा, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर डाटा मतलब संरचित डाटा, जिसकी एक संरचना होती है, संरचित डाटा, इसको हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर्ड डाटा। यानी ऐसा डाटा जो व्यवस्थित रूप में होता है, जो अच्छी तरह से संयोजित करके लिखा गया है, एक प्रारूप परिभाषित दिया गया है, जिसको परिभाषा भी दी गई हो, उसको हम कहते हैं संरचित डाटा। तो हम क्या कह सकते हैं, वह डाटा जो व्यवस्थित है, वह डाटा जो व्यवस्थित है तथा जिसको परिभाषित प्रारूप में लिखा गया है, में व्यक्त किया गया है, संरचित डाटा कहलाता है। संरचित डाटा कहलाता है। हाँ दोस्तों, ये क्या होता है कि अगर कोई डाटा जो है वो व्यवस्थित है, मैनेज्ड है, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, या उसको एक डेफिनेशन है, उसके तरीका लिखने का जो दे रखा है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, संरचित डाटा कहते हैं। जैसे कंप्यूटर में इसको लिखने के लिए टेबल का प्रयोग करते हैं। टेबल क्या होती है, रो फैक्ट और रो और कॉलम्स का एक ग्रुप होता है, उससे अपन कह सकते हैं टेबल। हम कह सकते हैं कि यहाँ क्या है, जैसे मान लो कि कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को लिखने के लिए, इस प्रकार के डाटा को लिखने के लिए टेबल, TABLE, टेबल क्या होती है, रो और कॉलम का संग्रह, रो और कॉलम का संग्रह का उपयोग किया जाता है। ये दूसरा पॉइंट हमने किसके बारे में लिखा, संरचित डाटा के बारे में लिखा, कि मैंने पहले कहा ऑर्गेनाइज्ड है, मैनेज्ड है, और उसको परिभाषित किया गया है, एक अच्छे तरीके से लिखा गया है, वेल डेवलप तरीके से, आसानी से समझा जा सकता है, वो है संरचित डाटा। और इसको समझने के लिए जैसे लिखा गया हो, टेबल के रूप में लिखा गया हो, कंप्यूटर में एक टेबल के रूप में लिखा गया, तो इसको बोलते हैं संरचित डाटा। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो कॉलम को हम और भी कहते हैं, वो कहते हैं एट्रीब्यूट। यहाँ कॉलम को COLMN को एट्रीब्यूट या फील्ड भी कहा जाता है, एट्रीब्यूट या फील्ड भी कहा जाता है, तथा रो को रिकॉर्ड कहा जाता है, रिकॉर्ड कहा जाता है। दोस्तों, जब हम टेबल की बात करेंगे तो उसमें दो चीज आती है, एक तो आता है कॉलम और एक आता है रो। हम रो को कहेंगे रिकॉर्ड, अगर पूरी रो आती है उसे क्या कहेंगे, रिकॉर्ड। लेकिन एक कॉलम को हम क्या कह सकते हैं, या तो एट्रीब्यूट कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं फील्ड, या हम उस एट्रीब्यूट के पैरामीटर को भी बोल सकते हैं कि कॉलम में जो वैल्यूज होती है वो पैरामीटर की या फील्ड की वैल्यूज होती है। हम एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा संरचित डाटा का। जैसे मैंने कहा कि मेरी क्लास के अंदर कुछ इस प्रकार से बच्चों का या स्टूडेंट का रिकॉर्ड है कि मैंने 4-5 एक रो बनाई है, R1, R2, R3 और R4, ये 4 रो है। यहाँ पे R1 क्या है, रो है, RWO रो है, जिसमें ROW ये रो है, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, और मैंने कॉलम बताई है C1, C2, C3 और C4 में मैंने ये लिखा है, कॉलम्स लिखा है। तो पहले में मैं इसको लिखता हूं कि उस बच्चे का SR नंबर क्या है, स्कूल में जो मेन नंबर है जिसको प्राइमरी की बनाएंगे वो SR नंबर क्या है। फिर हमने कहा उस स्टूडेंट का नेम क्या है, वो हमने ऑर्गेनाइज कर लिया। फिर हमने उसको कहा कि उसकी क्लास कौन सी है और उसका कॉन्टेक्ट नंबर ले लिया। तो ये मेरे पास वेल डिफाइंड तरीके से डाटा हो गया, इस क्लास के कोई भी क्लास होगी उसमें ये डाटा मेरे पास आ गया। जैसे मान लो कि मेरा जो स्टूडेंट है उसका 12463 नंबर ऐसा नंबर है, उसका नाम है निधि, और वो जो कक्षा 12th में पढ़ती है, और कॉन्टेक्ट नंबर है XYZ जो भी है 93।
ठीक है। वैसे ही मेरे पास दूसरा जो है 12,465 है, वो है राज, और ये भी कक्षा 12th में पढ़ेगा क्योंकि क्लास तो सेम है, 12th सी की बात कर लेते हैं। और ये फोन नंबर उसके भर दिए मैंने 96। और ऐसे ही मान लो कि 12,466 एक नंबर है, वो है रवि, और वहां पे मैंने 12th क्लास लिया और इसमें भी मेरे पास क्या है 94। तो ये इस प्रकार मेरे पास ऑर्गेनाइज डाटा है, रिकॉर्ड है, वो होता है संरचित डाटा। अब इसमें एक रो, यानी ये पूरा एक स्टूडेंट का क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया। तो एक रो को क्या बोलेंगे अपन, रिकॉर्ड बोलेंगे, RECORD। और अगर एक एक चीज की बात करें कॉलम वाइज, तो वो क्या है, एक एक चीज होती है फील्ड, FIELD, या हम कह सकते हैं एट्रीब्यूट। तो हमने पढ़ा संरचित डाटा क्या होता है। अब हमारे दूसरे जो प्रकार का डाटा है वो है असंरचित डाटा, बिल्कुल इसका अपोजिट, जिसके कोई व्यवस्थित नहीं है, मन में आया वहां लिख दिया, ठीक है, जो डाटा लिखना था वहां से जो मिला पहले वो अपने लिख दिया, कोई संरचना नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है, कोई प्रकार नहीं है, तो उसे हम कहते हैं असंरचित डाटा। तो कौन से प्रकार का डाटा है दूसरा, असंरचित डाटा। ऐसा डाटा या वह डाटा जिसको बिना किसी व्यवस्था, किसी तरीके या व्यवस्था के तथा जिसकी कोई परिभाषा नहीं हो, जिसकी कोई परिभाषित या जिसका कोई परिभाषित प्रारूप नहीं होता है, असंरचित उसे असंरचित या अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कहा जाता है। बिल्कुल ऐसा उथल पुथल तरीके से रखा हुआ है उसको बोलते हैं असंरचित डाटा। जैसे अपन घर की बात करें तो किचन में कपड़े पड़े हो, कपड़ों की जगह ये पड़ा हो, उल्टा सुल्टा रख दिया हो, तो वो असंरचित डाटा होता है कि जिसका जहां होनी चाहिए थी वहां ना होकर एक जगह मिला दिया गया हो। तो जिसकी कोई व्यवस्थित तरीका नहीं होता, जिसको लिखने का कोई तरीका नहीं होता, जिसको कोई परिभाषित प्रारूप नहीं होता, उसे हम कहते हैं असंरचित डाटा। तो दोस्तों डाटा किसे कहते हैं, डाटा कितने प्रकार का होता है, हमें अभी अभी पता लगाया। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारे पास डाटा के लिए कुछ ऐसे अवधारणाएं, ऐसे छोटी छोटी परिभाषाएं जो हम पढ़ने वाले हैं, जो डाटा को समझने के लिए होगी। तो पहला काम होता है डाटा संग्रह। अपन ये कहते हैं कि डाटा संग्रह क्या है। एक होता है संग्रहण और एक होता है संग्रह। तो हम बात करेंगे डाटा को एकत्रित करना, उसे पहचान कर उसको विभिन्न प्रकार जगह से अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करना और उसे एकत्रित करने की जो क्रिया होती है उसे बोलता है डाटा संग्रह। वह क्रिया जिसमें डाटा की पहचान की जाती है, तथा तथा अलग अलग स्रोतों से तथा अलग अलग स्रोतों से प्राप्त कर एकत्र किया जाता है, उस क्रिया को डाटा संग्रह कहा जाता है। डाटा संग्रह कहा जाता है। अगर इससे हम टॉपिक देखें तो डाटा संग्रहण क्या होता है, वो जो एकत्रित किया, जो डाटा को संग्रह किया, उसको कहीं ना कहीं जाकर तो स्टोर करेंगे जिसका उपयोग भविष्य में होगा, तो उसे कहते हैं डाटा। ये तो एकत्रित किया जाता है। दूसरा है डाटा संग्रहण। देखो इस क्रिया में क्या होगा, डाटा संग्रह करने के बाद प्राप्त डाटा को भविष्य के लिए उपयोग हेतु
संधारण, या अपन कह सकते हैं सेव, या इसको बोल सकते हैं अपन संग्रहण। ठीक है, सेव करने की क्रिया डाटा संग्रहण कहलाती है, डाटा संग्रहण कहलाती है। देखिए, अब दो चीज हमने पढ़ी, डाटा संग्रह किसे कहते हैं, डाटा संग्रहण क्या होता है। मैंने अलग अलग जगह से किसी चीज को, जैसे मान लो मेरे स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का फोन नंबर मैंने कहीं से लिया, नाम उससे पूछा, क्लास मैंने और ग्रुप से उठाया, इसके जो सेक्शंस है और बाकी छोटी छोटी डिटेल होती है वो अलग अलग जगह से ली और एकत्रित कर लिया। एकत्रित करने तक का कार्य डाटा संग्रह है, लेकिन उसको फिर मैंने फ्यूचर यूज के लिए कि कभी काम में आएगा तो मैंने उसमें फोल्डर बनाया सिस्टम में और उसको सेव किया। ये सेव करने की जो क्रिया है वो है डाटा संग्रहण कहलाती है। क्या कहलाती है, डाटा संग्रहण कहलाती है। अब अगला जो टॉपिक है वो तीसरा, इसमें बोलेंगे डाटा प्रोसेसिंग। कि डाटा संग्रह हो गया, डाटा संग्रह हो गया, तो अब हम इस पे आगे क्या काम किया जा सकता है कि डाटा को प्रोसेस किया जा सकता है सर, डाटा प्रोसेसिंग। तीसरा है डाटा प्रोसेसिंग। अच्छा, नॉर्मली प्रोसेसिंग क्या है, इनपुट से आउटपुट प्राप्त करने की क्रिया क्या होती है, प्रोसेसिंग कहलाती है। कौन सी कहलाती है कि इनपुट डाटा से आउटपुट प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इनपुट डाटा से आउटपुट प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रोसेसिंग कहलाती है, प्रोसेसिंग कहलाती है। ये लिख सकते हैं, इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं अपन प्रोसेसिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए ये कह सकते हैं कि जो डाटा लिखा गया है, जो एकत्रित किया गया है, वो फैक्ट को हमने कंप्यूटर सिस्टम में डाला और सिस्टम द्वारा उसे क्या किया गया, प्रोसेस किया गया। प्रोसेस करने के बाद एक अर्थपूर्ण सूचना मिली, जो लो फैक्ट थे उससे हमें अर्थपूर्ण सूचना बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग। तो हम ये कह सकते हैं दूसरा चीज कि क्या कह सकते हैं, एस या जो आंकड़े थे अपने पास, दो फैक्ट थे, कच्चे आंकड़े, कच्चे आंकड़े या आंकड़ों जिसको अर्थहीन बोल सकते हैं, से अर्थपूर्ण और अर्थपूर्ण क्या बनेगी, सूचना प्राप्त करने की क्रिया डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है, डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है। जैसे दोस्तों कि मेरे पास यहां पे है रो डाटा, क्या है, रो डाटा, इसको मैं प्रोसेस करूंगा, डाटा प्रोसेसिंग करेंगे, डाटा प्रोसेसिंग एक क्रिया करेंगे तो मुझे मिलेगी एक इंफॉर्मेशन, सूचना, और ये होगी, यहां जो था वो अर्थहीन था जिसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये होगी अर्थपूर्ण। तो परिभाषा अगर सूचना की देंगे तो क्या कहेंगे, वो फैक्ट को या कच्चे आंकड़ों को प्रोसेस करने के बाद जो प्राप्त डाटा होता है या प्राप्त वैल्यूज होती है या प्राप्त आउटपुट होता है, परिणाम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। अगर इंफॉर्मेशन की आपके पास परिभाषा आती है तो अपन ये देंगे कि डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो प्राप्त परिणाम है उसे क्या कहेंगे, सूचना कहेंगे या इंफॉर्मेशन कहेंगे। अब देखो इस क्रिया में क्या होता है कि डाटा प्रोसेसिंग में क्या क्या हो सकता है, तो डाटा प्रोसेसिंग में क्या क्या होता है, तो देखो डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, डाटा को अपडेट कर सकते हैं, डाटा को सेव किया जाता है, ये सारे काम हम इस प्रोसेस में कर सकते हैं। तो हमने ये लिखा कि इस क्रिया में क्या क्या होता है, कौन सी में, प्रोसेसिंग क्रिया में क्या क्या होता है। इस क्रिया में डाटा को स्टोर यानी संग्रहित, कोमा प्रोसेसिंग के अंदर क्या कहेंगे, रिट्रीव, RETRIVE, रिट्रीव यानी उपयोग में लेना या वापस निकालना, तथा अपडेट एवं डिलीट किया जा सकता है।
ये प्रोसेसिंग का हिस्सा है। ये क्या है? प्रोसेसिंग का हिस्सा। अपडेट कर सकते हैं, लेकिन डिलीट करने के बाद तो डाटा अपने पास मिलेगा नहीं, कोई परिणाम मिलेगा नहीं, तो सूचना भी मिलेगी नहीं, तो अपने पास कुछ नहीं रहेगा। लेकिन हम यहां तक कह सकते हैं कि क्या क्या काम कर सकते हैं। इसको हम स्टोर कर सकते हैं, इसको हम रिट्रीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो डिलीट की जगह हम सिंपल वर्ड ले लें क्लासिफाई। क्लासिफाई का मतलब है उसका वर्गीकरण कर सकते हैं कि कितने प्रकार का है, या अलग अलग बांटों में बांट देते हैं। तो हम क्या क्या काम कर सकते हैं प्रोसेसिंग के थ्रू? डाटा को एक्सेस, अपडेट, क्लासिफाई और रिट्रीव, स्टोर, ये सारे काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने जो पढ़ा, डाटा किसे कहते हैं, डाटा कितने प्रकार के होते हैं, उसमें डाटा में होने वाली डाटा संग्रह किसे कहते हैं, डाटा संग्रहण किसे कहा जाता है, और डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है। तो दोस्तों इस पहले भाग में हमने ये सारी चीजें पढ़ी, और दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। डाटा के लिए सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। कक्षा 10 में हमने मैथ्स में पढ़ा था सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, मीन, मोड, बहुलक वगैरह जो पढ़े थे अपन ने, वही यहाँ पढ़ने वाले हैं इसी टॉपिक में, लेकिन डाटा के साथ पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सेंट्रल टेंडेंसी और रेंज एंड क्या होता है लास्ट में, स्टैंडर्ड डेविएशन। इस प्रकार दो भागों में ये चैप्टर पूरा किया जाएगा। तो आप दोस्तों, आप सबसे हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब भेजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप और अपने फैमिली मेंबर से इसको सब्सक्राइब जरूर करवाइए। थैंक यू आज के लिए। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।